हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है, जोश में। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव 2 की, और इससे पहले वाले वीडियो में ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट कर चुके हैं एंड इवन हमारा शॉर्ट आंसर्स भी कंप्लीट हो गया। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिए, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 2 में क्या होगा, अगेन हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे, बट इन एमसीक्यूज में एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो यहां पे जरूरी है कि हमें हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पहले ऑप्शन को टिक लगा के आगे बढ़ जाओ, पता चले चारों ऑप्शन करेक्ट हो, है ना। तो यहां पे थोड़ा सा सोच विचार करना और पेन और पेपर साथ में लेके रखना, बिकॉज जब भी कोई क्वेश्चन आता है वीडियो को आप पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, देखेंगे आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। द क्वेश्चन नंबर 1 सेज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गोइंग थ्रू वैक्यूम इज डिस्क्राइब बाय। देखो, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही थी वैक्यूम से, उसके लिए एक इक्वेशन लिख दी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, हाँ सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। इनमें से कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती है? जरा सोचो सोचो जरा, इनमें से कौन सी क्वांटिटीज है जो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती है? सोचा कुछ? क्या क्या क्वांटिटीज हो सकती है? देखो, सबसे पहले के, वेव नंबर। फॉर्मूला क्या होता है के का? भाई के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं ना ये। ओमेगा की बात करें तो ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। This can be also written as 2 pi by time period. टाइम पीरियड कहीं ना कहीं वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, नहीं करेगा। सोचो जरा, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाई टी एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई टी टाइम पीरियड। देखो, वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज करो ये कोई वेव जा रही है हमारी, तो इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इट इज नोन एज द वेवलेंथ। इन वन टाइम पीरियड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो वेवलेंथ कहलाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो टी की जगह यहां पे आप लिख सकते हो लैम्डा बाय सी, सो 2 पाई बाय लैम्डा, और यहां पे सी आ जाएगा। कर सकते हो ना ये वाला काम भी? तो ये भी कहीं ना कहीं वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। के बाय ओमेगा क्या होता है, इसके बारे में समझा देता हूं। के अपॉन ओमेगा, चलो करके देखते हैं। ये रहा के, ये रहा ओमेगा, करके देखो। के बाय ओमेगा, सो 2 पाई बाय लैम्डा, और ओमेगा की जगह लिखूंगा 2 पाई सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई, आंसर आता है 1 बाय सी। क्या होता है 1 बाय सी? इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? के बाय ओमेगा करोगे, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। के क्या होता है? वेव नंबर होता है। जब आप के अपॉन ओमेगा करोगे, यू विल गेट द आंसर ऑफ 1 बाय सी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि कांस्टेंट होता है, पता है तुम लोगों को। C is the speed of light, 3 into 10 to the power 8 meter per second. It is a constant value and it is independent of the wavelength. ये वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता भाई, ये वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां से आप कह सकते हो कि K बाई ओमेगा जो है वो 1 अपॉन C होता है, where C is the speed of light। तो हम कह सकते हैं ये वाली बात कि ये वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। K अपॉन ओमेगा वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो एक आंसर तो ये हो गया हमारा, के इंटू ओमेगा। देखो, ये रहा के, ये रहा ओमेगा, करके देख लो। के इंटू ओमेगा, सो के इंटू ओमेगा करा तो के का वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा। ओमेगा की जगह मैं लिखूंगा, ये देखो 2 पाई सी बाय लैम्डा, 2 पाई सी अपॉन लैम्डा। इट कम्स आउट बी 4 पाई स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर। तो के इंटू ओमेगा भी लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। तो सिर्फ एक ही ऐसी क्वांटिटी है के बाय ओमेगा जो कि लैम्डा पे डिपेंड नहीं करती, बाकी सब के सब लैम्डा पे, यानी कि वेवलेंथ पे, है ना। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं हम लोग, तो वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं। समझ आती है वाली बातें? ओमेगा को 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी या फिर 2 पाई इंटू 1 बाई टी। टी क्या है? टाइम पीरियड। वेवलेंथ होता क्या है सर? किसी भी वेव ने इन वन टाइम पीरियड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। किसी वेव ने 1 टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको लैम्डा यानी कि वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बातें हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट के जितना, यानी कि 3 into 10 की पावर 8। तो यहां पे ये लिखा सी। सो टी की जगह पे मैंने क्या किया? टी की जगह पे लैम्डा बाय सी पुट कर दिया। तो ओमेगा की वैल्यू मिलती है कितनी? कंफ्यूज मत होना किसी भी चीज में, सिंपल सी बातें हैं।
ओमेगा भी लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं, और के तो वेव नंबर होता ही है, के तो वेव नंबर होता ही है 2π/λ। तो जो फॉर्मूले मैंने डब्बे के अंदर बंद किए वो इंपॉर्टेंट है, उनको नोट करना, आगे चल के जब आप और बातें पढ़ोगे वेव से रिलेटेड तो भी काम आएगी है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। नोट कर लो जल्दी से, कर लिया नोट सभी ने? पक्का? अरे वीडियो पॉज करके कर लिया करो यार। एनीवेज कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोलेगा? डिस्प्लेसमेंट करंट गोज थ्रू द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। भाई कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ये बात तो हम जानते हैं। ये किसने बताया था हमें? मैक्सवेल अंकल ने बोली थी ये वाली बातें। किसने बोली थी? मैक्सवेल अंकल ने बोली थी। तो मैक्सवेल अंकल ने हमें डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने हमें बताया कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है और होता क्यों है, ये भी बताया था। हाँ, कहां होता है पहली बार डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट होता है सर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहां मिलेगा? कैपेसिटर की प्लेट्स में मिलेगा। क्यों मिलेगा ये आपको सोचना है, इसके लिए मैं तुम्हें समय देता हूं। मैं साइड से बाहर आ गया हूं, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, बताओ भाई क्या हो सकता है इसका आंसर। सोचा कुछ? क्या सोचा तुम लोगों ने? सर हमने एक बात जानी यहां से कि अगर यहां पे एक मैग्नेटिक नीडल रखें, ये बात हमें मैक्सवेल अंकल ने बोली थी कि यहां पे एक मैग्नेटिक नीडल रखोगे तो क्या होगा। यहां पे अगर मैग्नेटिक नीडल रखते हो तो उसका डिफ्लेक्शन होता है। क्यों आता है वो डिफ्लेक्शन? क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड आया ना प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से? यहां पे प्लेट्स के बीच में होता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेट्स के बीच में आता है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड। जिसके कारण क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट भी तो इसी की वजह से आया है। तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट भी आया था। यार पता है ना तुम लोगों को डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है जिसके कारण मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब कब वेरिएबल हो सकता है? जब चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होने का क्या मतलब होता है कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो सकती है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो सकती है। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। चलो भाई यहां तक तो समझ आती बात है ना। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब तो समझ आ गया कि या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा सकते हो आप लोग? कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे? भाई इनके बीच का सेपरेशन D है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बढ़ा सकते हो? सर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बढ़ा सकते हैं, E इंक्रीजिंग होगा अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो। उल्टा लिख देता हूं इसको, अगर Q यानी कि जो चार्ज है वो इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अगर Q चार्ज जो है वो डिक्रीज हो जाए तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी। यहां पे ये वाली बातें समझते हो ना तुम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R²। डायरेक्ट फॉर्मूले से मैं बता सकता हूं ये वाली बातें। अच्छा ये भी समझ नहीं आता तो V इक्वल्स टू E डॉट डी। तो यहां से देखोगे तो E इक्वल्स टू V/D। बैटरी को आपने कनेक्ट करके रखा है, बैटरी को आपने कनेक्ट करके रखा है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही पूरी पिक्चर। Q इक्वल्स टू CV यार, Q इज इक्वल्स टू CV, Q प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोटेंशियल, जितना ज्यादा पोटेंशियल उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने शॉर्ट में यही बात तो लिखी है यार, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने यहां पे? मैंने कुछ गलत लिख दिया यहां पे? वही तो बात लिखी है जो तुम सुनना चाहते थे कि यहां पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ भी हो सकता है। चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, चार्ज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। बस इतनी सी बात है जो तुम्हें समझनी थी। हाँ भाई तो बोलो, यहां पे
डिस्प्लेसमेंट करंट किस किस की वजह से आ सकता है सर? या तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, या तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज हो जाए, या तो चार्ज ऑफ द कैपेसिटर डिक्रीज हो जाए। कांस्टेंट चार्ज पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नहीं होगा। कांस्टेंट चार्ज डज नॉट चेंज का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट है। क्यों? अगर कांस्टेंट होगा, अगर चार्ज भाई साहब आपका कांस्टेंट हो गया तो समझ जाना इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। चार्ज अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूले नहीं बनते। और समझते हो ना तुम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो ये फ्लक्स वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा। तो भाई यहां पे सिर्फ दो ही चीजें ऐसी हैं जिनके कारण डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, या तो चार्ज इंक्रीज हो जाए या तो चार्ज डिक्रीज हो जाए। समझते हो बात? पक्का? नहीं ना? अरे हाँ ना, चलो छाप लो उसको। एक तो ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, सितारे चमका लेना इस पे। उसके बाद ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, सितारे चमका लेना। Q प्रोपोर्शनल टू V, E प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि Q प्रोपोर्शनल टू E। यहां से भी बात समझ सकते हो, ये वाली नहीं समझ आती है तो ऐसे लंबे तरीके से भी समझ सकते हो गया ये भी नोट सभी का? बढ़े आगे? बहुत ही बेहतरीन। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोलता है द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है इज सेम फॉर ऑल वेवलेंथ इन ऑल मीडिया फॉर ऑल इंटेंसिटी फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी। भाई यहां पे बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है ना वो सेम रहेगी, सारी वेवलेंथ के लिए सेम रहेगी, सारे मीडियम के लिए सेम रहेगी, सारी इंटेंसिटीज के लिए भी सेम रहेगी, या फिर सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए सेम रहेगी। ये आप सोचो, दिमाग लगाओ, क्या आंसर होगा? हाँ भाई, सोचा कुछ इसके बारे में? क्या करोगे? सर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम 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 सेम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट कह सकते हैं। लाइट के बारे में कुछ बेसिक से फॉर्मूले पढ़े होंगे तुम लोगों ने। मैं इसको थोड़ा रिलेट करता हूं रे ऑप्टिक्स से, जो तुमने क्लास 10th में ऑप्टिक्स पढ़ा है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है ना। वहां पे एक तुमने देखा होगा अलग अलग मीडियम के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, तो यहां पे थोड़ा ऑप्टिक्स का पार्ट लेके आ रहा हूं मैं। तुमने नाम सुना होगा इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किताबों में इसको एन से लिखा जाता है, या चाहो तो म्यू से भी लिख सकते हो आप लोग इसको। फॉर्मूला क्या होता है? n इक्वल्स टू सी बाय वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो n से लिखो या फिर म्यू से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला होता है सी बाय वी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। चलो भाई, तो यहां से v को लिखेंगे c अपॉन n। c क्या होता है? कांस्टेंट होता है भाई। c क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तुम तो जानते ही हो कि c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो c का जो वैल्यू है ना वो तो कांस्टेंट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से एक रिलेशन मुझे मिल रहा है, इट शोज कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है ना वो डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। यानी अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगा। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग है तो मैं बोल सकता हूं अलग अलग मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड अलग अलग हो जाएगा। तो ये बोल रहा है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम। तो भाई अलग अलग मीडियम में तो अलग अलग स्पीड होगी, तो मीडियम वाला पार्ट काट देते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब वेवलेंथ के लिए भी चेक कर लेते हैं। एक रिलेशन होता है, तुम जानते हो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। टी बोले तो टाइम पीरियड। यहां से जरा मैं वेवलेंथ को लेके आता हूं, इट इज 1 बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय सी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर ये बात किसी मीडियम में चल रही होती तो अलग फॉर्मूला आ जाता है वहां पे, है ना। तो यहां से फ्रीक्वेंसी को लिखोगे सी अपॉन लैम्डा, तो सी को लिखोगे फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो यहां पे देख सकते हो स्पीड ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रही है, यानी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अगर होंगी तो स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, तो अलग अलग सोर्स से जो अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगी
डिफरेंट सोर्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगी उनकी स्पीड अलग होगी। अलग अलग वेवलेंथ के लिए भी स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है, यानी कि ये स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड कर रही है मीडियम पे। मीडियम पे कैसे डिपेंड कर रही है बता दिया। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे, डिपेंड कर रही है वेवलेंथ पे भी। तो अलग अलग वेवलेंथ का स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग होगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग होगी। इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट एरिया विच इज पासिंग थ्रू, है ना, या फिर नंबर ऑफ फोटोन्स जो कि इंसिडेंट कर रहे किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इन पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी होता है U बाय AT। तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट का कोई लेना देना नहीं है भाई। इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी जो कि पास हो रही है, या फिर कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि पास हो रही है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी एनर्जी पास हो रही है वो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। यहां पे कोई स्पीड से लेना देना नहीं है, यहां पे कोई स्पीड से लेना देना नहीं है। तो यहां पे लिख सकते हो एनर्जी पासिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम। या फिर एक और डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ फोटोन्स जो कि इंसिडेंट करते हैं किसी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इन यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इज अ डिफरेंट थिंग। एनर्जी भी वही है, ठीक है। यहां पे लाइट के लिए बोलते हैं ना कि पार्टिकल नेचर में बोलते हो ना कि फोटोन्स है जो कि चल रहे हैं, है ना। तो एक ही बात है, या तो एनर्जी के लिए बोल दो या फिर फोटोन्स इंसिडेंट बोल दो, पर स्पीड ऑफ लाइट से कोई मतलब नहीं है ना यहां पे। तो यहां पे इंटेंसिटी से स्पीड का कोई लेना देना नहीं है। तो इंटेंसिटी के लिए स्पीड अलग अलग इंटेंसिटीज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पीड ऑफ लाइट सेम ही रहेगी। इंटेंसिटी बेसिकली कितनी एनर्जी पास हो रही है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से उस पर डिपेंड करती है, ना कि स्पीड पे डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी अलग अलग होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट सेम ही होगी तब। तो सिर्फ इंटेंसिटी, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेम होगा, लेकिन अलग वेवलेंथ के लिए, अलग मीडियम के लिए और अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग हो जाएंगे। समझ आई बात? छाप लो इसको, नोट कर लो इसको जल्दी से। कर लिया ये भी नोट? बढ़े आगे? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोलता है, आओ जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 says which of the following have zero average value in a plane electromagnetic wave। इनमें से किसका जीरो एवरेज वैल्यू होगा इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ही प्यारा सवाल, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो एक बार दिमाग लगाओ, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। सोचा कुछ तुम लोगों ने? क्या करोगे? तो सर सबसे पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसमें जरा देखें कौन कौन ऑसिलेट करता है। सर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट साइन ऑफ kx माइनस का ओमेगा टी, और एक मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन ऑफ kx माइनस का ओमेगा टी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की इक्वेशंस बन गई हमारे पास में। मुझे तो बताओ कि इनमें से किसका जीरो एवरेज वैल्यू है, इनमें से किसका एवरेज वैल्यू जीरो है। तो चलो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज वैल्यू। इट कम्स आउट बी ई नॉट, बाहर आ जाएगा सर साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। साइन का एवरेज वैल्यू जो होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो एक टाइम पीरियड में, इन अ सिंगल टाइम पीरियड आप देख सकते हो आधा पार्ट पॉजिटिव होता है, आधा पार्ट नेगेटिव होता है, तो ओवरऑल जो एवरेज बनेगा वो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। सो इट कम्स आउट बी ई नॉट, साइन का एवरेज वैल्यू जीरो होता है, तो यहां से आपको आंसर जीरो मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में भी साइन है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का भी जो एवरेज वैल्यू बनेगा वो भी जीरो होगा। ठीक है, तो इन दोनों के लिए तो एवरेज वैल्यू जीरो है।
इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो क्या बोल सकते हो आप लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को? ये रहने दो क्या डायग्राम में, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं यू ई से लिख देता हूं, यू ई, इलेक्ट्रिक एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई का इक्वेशन ये रहा, चलो लिखो यहां पे, इट कम्स आउट बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी। दिस इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो इसका जब एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो कांस्टेंट पार्ट है जिनका कुछ नहीं कर सकते वो तो बाहर निकाल दो, जैसे हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया। ठीक है, अच्छा साथ में वॉल्यूम लगाना मत भूल जाना यार, है ना, ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था, तो साथ में वॉल्यूम भी आएगा, इनटू वॉल्यूम भी आता है साथ में, इनटू वॉल्यूम भी लगेगा यहां पे, और एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर के एक्स माइनस का ओमेगा टी। यार साइन स्क्वायर जो होता है वो तो पॉजिटिव में ही चलता है ना, उसमें माइनस का पार्ट थोड़ी आता है कुछ। अगर आप साइन स्क्वायर का कर्व बनाओगे किसी भी वन टाइम पीरियड के लिए, तो कर्व बी लाइक दिस, दिस कर्व कम्स आउट टू बी लाइक दिस, जिसमें दोनों पार्ट हमारे पास कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। अभी क्या हो रहा था, आधा पार्ट पॉजिटिव आधा पार्ट नेगेटिव, अभी क्या हो रहा है, दोनों पार्ट पॉजिटिव है। तो यहां पे जो एवरेज वैल्यू बनता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, इट कम्स आउट बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। ये एनर्जी की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी की। ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं वो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, वो होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पे भी मैं देखता हूं, तो वॉल्यूम साथ में लगा देना, और साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ओ सॉरी हाफ क्यों आएगा, अब हाफ नहीं आएगा यहां पे, 1/4 आएगा, 1/4 ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक। जीरो है क्या, नहीं है जीरो, इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का तो नहीं बनेगा भाई कुछ भी नहीं। वैसे ही अगर मैं मैग्नेटिक एनर्जी की बात करूं, तो मैग्नेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है उसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख के बता देता हूं। सिमिलरली अगर आप मैग्नेटिक एनर्जी की बात करोगे, so it comes out be half of b square by mu naught, ये तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया, इनटू वॉल्यूम। तो ub comes out be 1/2, b स्क्वायर के लिए लिखेंगे b नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर kx माइनस का ओमेगा टी इंटू वॉल्यूम और अपॉन में म्यू नॉट। चलो भाई एवरेज इसका भी फाइंड आउट करोगे तो कुछ ऐसी वैल्यूज मिलेगी, हाफ ऑफ बी नॉट का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम अपॉन म्यू नॉट, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर के एक्स माइनस का ओमेगा टी। चलो भाई अब तुम तो जानते ही हो साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू 1/4 होता है, तो ये 1/2 होता है, सो 1/2 इंटू 1/2 1/4 बी नॉट का स्क्वायर इंटू वी अपॉन म्यू नॉट। वी मतलब वॉल्यूम होता है यहां पे, ये एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी निकाली है। ठीक है, ये एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी निकाली है। एनर्जी डेंसिटी फाइंड नहीं की हम लोगों ने, एनर्जी फाइंड करी है। ये जो फॉर्मूला होता है ना, हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ये एनर्जी डेंसिटी होती है। ये क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी 1/2 बी का स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू वॉल्यूम। ठीक है जी, समझते हो बात को, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं। साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 होता है, 1/2 इंटू 1/2 1/4 बी नॉट का स्क्वायर वी अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पे ये भी जीरो वैल्यू नहीं देगा, तो यहां पे एवरेज वैल्यू जीरो किस किस की हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
कर लिया सभी ने नोट? पक्का? ये भी नोट कर लो फिर। ये भी हो गया नोट सभी का? बहुत ही बेहतरीन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया द एनर्जी कंटेन्ड इन अ स्मॉल वॉल्यूम थ्रू विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पासिंग ऑसिलेट्स विद द एनर्जी कंटेन्ड इन अ स्मॉल वॉल्यूम थ्रू विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पासिंग ऑसिलेट्स विद। बताओ भाई एनर्जी कितनी फ्रीक्वेंसी से, सॉरी एनर्जी जो ऑसिलेट करती है वो किससे करती है? जीरो फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव से, हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव से, या डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव से? तो भाई किसी भी स्मॉल वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी होगी सर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी होती है वो किस किस की वजह से आएगी? एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक वाली एनर्जी। तो यहां पे टोटल एनर्जी जो आती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी होती है। तो आपको बताना है ये जो एनर्जी ऑसिलेट करती है वो कितनी फ्रीक्वेंसी से करती है? जीरो फ्रीक्वेंसी से, या वेव की फ्रीक्वेंसी से, या फिर वेव की फ्रीक्वेंसी का आधा, या फिर वेव की फ्रीक्वेंसी का डबल? तो सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब लिखता हूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब मैं लिखूंगा तो यहां पे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखूंगा ई नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस का ओमेगा टी, और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखूंगा तो ये पे बनेगी बी नॉट का साइन, ये वेव इक्वेशन है ना? अब दोनों में से कोई सा भी लिखो चलेगा, दोनों में से कोई सी भी लिखोगे चलेगा, वेव की इक्वेशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। अब यहां पे आप देख सकते हो वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, सच दैट ओमेगा इज गिवन बाय 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी। तो वेव की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये किसकी फ्रीक्वेंसी आ गई? वेव की फ्रीक्वेंसी है। कितनी है? ओमेगा अपॉन 2 पाई है। तो वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी आई? ओमेगा अपॉन 2 पाई। आपको बताना है एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और उसको इस फ्रीक्वेंसी से कंपेयर कीजिए। अब मैं नहीं बताऊंगा, एनर्जी का तुम्हें पता है, दोनों में से किसी भी एक की एनर्जी निकाल लो, भले इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालो या मैग्नेटिक फील्ड की निकालो, फिर उससे कंपेयर कर लो। जरूरी नहीं है दोनों की आप एनर्जी निकाल रहे हो, है ना? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंपेयर कर लो या फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए कंपेयर कर लो, चलेगा काम। ट्राई करो एक बार। किया ट्राई तुम लोगों ने? तो मैं पहले भी बोल चुका हूं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी इलेक्ट्रिक वाली भी हो सकती है, मैग्नेटिक वाली भी हो सकती है। दोनों एनर्जीज का बराबर बराबर सा योगदान रहता है। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही शुरुआत कर लेता हूं। इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यहां पे एनर्जी डेंसिटी है, तो एनर्जी डेंसिटी के लिए आप ऐसे रहने देना, यहां पे एनर्जी कंटेंट इन अ स्मॉल वॉल्यूम, तो स्मॉल वॉल्यूम के लिए लो मैं वॉल्यूम भी लिखा दिया साथ में। ये एनर्जी उस स्मॉल वॉल्यूम के अंदर है ये, ठीक है? यहां पे स्मॉल वॉल्यूम लिखा है ना, स्मॉल वॉल्यूम मैंने वी मान लिया, तो एनर्जी कंटेंट इन अ स्मॉल वॉल्यूम इज दिस वन, ठीक है? चलो जी आगे सॉल्व करते हैं। हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई की जगह मैं ये वाली इक्वेशन लिख दूं पूरी, तो क्या बनेगा? ई नॉट का स्क्वायर साइन का स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी इनटू वॉल्यूम। क्या ये बात सही है? ई की जगह पे मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ई नॉट का स्क्वायर साइन का स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसको सॉल्व करते हैं। चलो भाई अब मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे चेक करना है कि एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वहां पे क्या वो वेव की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, क्या वो वेव की फ्रीक्वेंसी की आधी है, या फिर वेव की फ्रीक्वेंसी के डबल है। तो यहां पे चेक करते हैं, यू ई कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस ऑफ 2 इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, सो इट कम्स आउट बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम 1 माइनस कॉस ऑफ 2kx माइनस का 2 ओमेगा टी। यहां पे फ्रीक्वेंसी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो कितनी हो रही है? 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। चलो आ जाओ। तो एनर्जी के लिए अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूं ओमेगा डैश, तो वो है 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। एनर्जी के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें वो तो है 2 ओमेगा। दिख रहा होगा आप लोगों को टी के साथ जो लिखा होता है भाई साहब,
टी के साथ जो लिखा है, टाइम के साथ जो लिखा होता है, इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे यहां पे टाइम के साथ जो लिखा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टाइम के साथ जो लिखा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यहां पे टाइम के साथ 2 ओमेगा है तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा हो गई। सॉल्व करो इसको फर्दर। सो 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 इंटू 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डैश को 2 पाई एफ डैश लिख लेते, 2 पाई इंटू एफ डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई से तो 2 पाई मर जाएगा, यानी कि एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेव की फ्रीक्वेंसी के क्या है, डबल। एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेव की फ्रीक्वेंसी के क्या है, डबल है। तो फोर्थ ऑप्शन आ रहा है इसका आंसर सही। देख लो भाई, मैंने कुछ नहीं किया है, सब पुरानी ही बातें हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सारी पुरानी बातें हैं यहां पे, है ना। तो मैंने क्या किया, किसी एक के लिए एनर्जी निकाल लो, जरूरी नहीं है आपको दोनों के लिए एनर्जी निकालनी है, दोनों के लिए करोगे सेम आंसर मिलेगा, करके देख लो भले से। दोनों के लिए करोगे, फ्रीक्वेंसी पे उसका कोई लेना देना नहीं है। जितनी फ्रीक्वेंसी से आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, उतने ही फ्रीक्वेंसी से आपकी वो जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी वो भी ऑसिलेट करेगी, क्योंकि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तुम जानते हो दोनों एनर्जी का बराबर योगदान रहता है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है उतनी से वो भी ऑसिलेट करेगी। वो कौन, मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी। तो आपने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखी, यहां मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखी। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी निकाल लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी देखी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी के दुगनी आ रही है। आप मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी निकाल के देख लेना, उसको मैच करना, तो आपको पता चलेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड से डबल आ रही है। यानी कि यहां पे एनर्जी जो ऑसिलेट कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। वेव की फ्रीक्वेंसी से एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल है। समझते हो बात, पक्का समझते हो बात, कोई समस्या नहीं है ना इसमें, नोट कर लो इसको। कर लिया सभी ने नोट, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अब अगला सवाल हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। कितनी अच्छी बात है कि यूं ही हंसते खेलते हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मुझे लगा और क्वेश्चन होंगे यार, मैं तो भावनाओं में बह गया था, मुझे लगा और भी क्वेश्चन होंगे, मुझे तो मजा आ रहा था सॉल्व करने में, बट क्या करें, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 5 ही सवाल थे। तो कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूं ये 5 सवाल जो मैंने तुम्हें कराए हैं वो सब समझ आए होंगे। समझ तो आए ना सभी को, पक्का। फिर भी अगर किसी सवाल में कोई समस्या तुम्हें लगती है, कोई डाउट अगर तुम्हें लगता है, तो वीडियो को दोबारा जरूर देखो। फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखो, क्योंकि वहां पे आपका समस्या का समाधान हम लोग देंगे, ठीक है। वीडियो को दोबारा देखना है तो आप हमें वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट पे ज्वाइन करने का फायदा यह रहेगा कि यहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी। इनफैक्ट हमने यहां पे हर कोर्स के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो उस प्लेलिस्ट में उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड सारी वीडियोस अवेलेबल है। तो कभी भी आपको कोई समस्या लगे, भले वो फिजिक्स में एचसी वर्मा के सॉल्यूशंस में हो या फिर नॉर्मली आप एनसीईआरटी वाला पार्ट डील कर रहे हो, ठीक है। नॉट ओनली दिस फिजिक्स बट अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई समस्या आती है तो सब कुछ यहां पे मिलेगा आपको, ठीक है। एंड नॉट ओनली फॉर दिस क्लास 12 बट फॉर द क्लास 11, 10th, या फिर तुम्हारे कोई भाई बंधु हो छोटे तो उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हो इस चीज को। तो डेफिनेटली यहां पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो वेबसाइट पे अगर आप आते हो तो डेफिनेटली आपको इतनी सारी चीजें मिलेगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसको मिस मत करना बिल्कुल भी, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस एक छोटू सा काम और है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है। वो लाल बटन जो तुम्हें दिख रहा है उसको दबा दो, उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा दो, सो दैट आप किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। हम ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन सारे अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल आइकन को जरूर दबाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस इस सेशन को शेयर जरूर कर देना, अपने भाई बंधुओं को जरूर बताना कि यार यहां पे फिजिक्स में एचसी वर्मा के सॉल्यूशन चल रहे जो कहीं और नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैग्नेट प्रिंस पे मिल रहे हैं तुम लोगों को, तो ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रादर इट इज अ जेईई और अ नीट एग्जाम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंपॉर्टेंट सभी के लिए है, ठीक है। तो सेशन को शेयर भी कर देना, और अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, पढ़ाई अच्छी लग रही है मेरे साथ करने में, तो भाई डेफिनेटली सेशन को तो लाइक करोगे ना, कर दो यार, लाइक कर दो, तुम्हारा क्या जा रहा है, तो फटाफट से सेशन को लाइक भी कर देना। तो ये थी आज की कहानी। अब अगले सेशन में हम एक्सरसाइजेस को डील करेंगे, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, शायद जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। पर ठीक है, तब तक तुम अपनी ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द